हाँ फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं वृत्त। वृत्त से संबंधित कुछ आकृतियों को भी समझेंगे। तो देखिए वृत्त, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, वृत्त क्या, क्षेत्रफल, परिधि सब देखेंगे। उसके बाद इसमें आपका वृत्त त्रिज्या, क्या बोलते हैं, जीवा आता है, चाप आता है, त्रिज्या खंड आता है, वृत्त खंड आता है, ये सब देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है ये, आपका हर एक जगह यूज होने वाला है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम आपको जितना हमारे पास है वो आपको हम देते हैं कि आप लोग भी कुछ समझ जाइए। तो देखिए यहाँ पर ये मान के चलिए ये वृत्त है। देखिए गोला तो है नहीं पूरा गोल, लेकिन फिर भी समझ जाइए कि ये आपका वृत्त है। इस वृत्त में एक केंद्रक होता है। देखिए ये वृत्त नहीं है, जब तक इसमें केंद्रक नहीं होगा तब तक ये वृत्त नहीं होगा। केंद्रक हो गया तो वृत्त हो गया। और केंद्रक से क्या होता है कि ये आपकी त्रिज्या होती है। तो देखिए त्रिज्या को पूछा जाता है, त्रिज्या होती कौन सी है? तो केंद्रक और परिधि के बीच, केंद्रक और उस परिधि के बीच जो लंबाई ली जाती है, जिसके परितः पूरे वृत्त को बनाया जाता है, उसको क्या कहता है? त्रिज्या कहता है। ठीक है, तो यानी इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या हिंदी में त्रिज्या होता है, आपका इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं। तो ये आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये आपको आर से सूचित किया जाता है। लेकिन देखिए यही त्रिज्या सभी जगह बराबर होती है वृत्त में। इधर भी होगा बराबर, उतना ही होगा, यह भी आर ही होगा। अगर इधर आता है तो यह भी आर ही होगा। तो लेकिन देखिए ये अगर आपको इसको बीचों बीच से होकर पूरा डुला देता है, ये आधा इधर भी आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। ठीक है, व्यास को डायमीटर बोला जाता है। डायमीटर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। व्यास को डायमीटर या डी से सूचित करता है, और केंद्रक को आपको ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये त्रिज्या आर हो गया, डायमीटर ये हो गया। अब ये डायमीटर और त्रिज्या के बीच में एक फॉर्मूला निकलता है। यानी डायमीटर देखिए ये आर और ये आर, इधर भी आर इधर भी आर, दोनों त्रिज्या। तो यहाँ डायमीटर यानी डी बराबर हो जाता है 2r। एक आर एक बार दो गुण, यानी इसको कर दीजिए r प्लस आर बराबर 2r। ठीक है, यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होती है। ठीक है, अब कहीं कहीं आपको क्वेश्चन देता है कि व्यास दे देता है, त्रिज्या निकाल के बनाना पड़ता है। तो त्रिज्या ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। अगर 2 इधर गुणा में लग दीजिए, यानी r बराबर क्या होता है? d/2। यहाँ पर त्रिज्या हो गया व्यास बटा 2। तो इस तरह से ये निकल जाता है। तो आप ये व्यास या त्रिज्या के बारे में समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये जो मान के चलिए ये हम वृत्त यहाँ से बनाना शुरू किए, यहाँ से ये घुमा कर लाए इसको इधर से, और फिर ये यहाँ तक। तो ये जो बनाने में अगर हम इसको रस्सी से बनाते हैं, तो रस्सी से अगर किसी धागा से बनाते हैं तो उसको धागा में कितना लंबाई लगेगी, वो क्या होता है? यही लंबाई इसका परिधि कहलाता है, वृत्तीय परिधि। ठीक है, वृत्तीय परिधि, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इस छोटे पाई आर कहा जाता है, जहाँ पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, या 3.4 भी रख सकते हैं। उसके बाद आर क्या होता है? आपकी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ता है, 2 तो आपको रहेगा। तो ये होता है 2πr। ये समझ में आया? उसके बाद देखिए अब इसके अंदर कुछ एरिया, तो कुछ क्षेत्र तो घिरा हुआ है, तो वो घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। यानी इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल को एरिया ए से सूचित किया जाता है। ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, सेम उसी तरह पाई का मान 22/7 3.14। उसके बाद आर क्या हो जाएगा? आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये आपकी नॉर्मल जानकारी थी वृत्त के बारे में, ये इतना सिंपल हो गया। अब यह बात आती है कि थोड़ा सा भी इसके आगे बढ़ते हैं कि वृत्त से संबंधित कुछ आकृति हम यहाँ लिखे हुए हैं, तो यहाँ से कुछ आकृति बनती है। तो देखिए इस वृत्त में जो पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जीवा, तो आते हैं जीवा हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ये वृत्त त्रिज्या, देखिए ये वृत्त के केंद्र है। और ये क्या होता है? वृत्त को अगर इसको कहा जाता है वृत्त का गया जीवा, ये हो गया आपका जीवा। ठीक है, तो एक वृत्त को अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। निकालने का मतलब यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, ये भी आपकी जीवाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछता है एक जीवा से संबंधित, आपको एक ही क्वेश्चन बढ़िया से पूछता है जीवा से संबंधित कि वृत्त पर सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वृत्त पर सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो आप इसको देखकर नजर दौड़ाइए, आपको दिखाई दे देगा कि सबसे बड़ी जीवा कौन है। तो आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ नीचे खींच रहे हैं तो ये लगे लगे हो गया, छोटा हो गया, इससे भी छोटा ही होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो जीवा होगी इस केंद्र से होकर गुजरने वाली जो, जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, यानी जो वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटती है, वही क्या होगा? आपका सबसे बड़ी जीवा होगी। सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। कारण यह है कि अगर उसके ऊपर बढ़ते हैं तो इधर भी छोटा हो जाएगा, उधर भी छोटा हो जाएगा, दब जाएगा, क्योंकि जाकर ऊपर दब रहा है, तो दबते नीचे भी दबेगा। बीचे वाला जो है कि थोड़ा सा फैला हुआ है, तो एरिया को हम लोग क्या करते हैं? इसका सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है। व्यास जो सबसे बड़ी जीवा है।
ठीक है, ये आपका हो गया सबसे बड़ी जीवा। अब बात आती है जीवा, तो हम समझ लिए। अब जीवा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ इस पे त्रिज्या से बनने वाली आकृति, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए। वृत्तीय जीवा के बारे में आप जानते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसकी व्यास होती है। अब देखिए ये आपको हम वृत्त बना देते हैं। वृत्त ये आपकी केंद्र हो गया। अब केंद्र का मतलब ये आपकी त्रिज्या हुई ना। अब त्रिज्या होने के बाद अगर मान के चलिए एक और हम त्रिज्या यहाँ से खींच लेते हैं, ये दो त्रिज्या हो गया। अब दो त्रिज्या होने के बाद अब देखिए दो त्रिज्या के बीच में बने हुए जो एरिया होता है, ये वाला एरिया जो बच गया आपका, ये एरिया जो बच रहा है ना, ये आपका जो एरिया बना है दो त्रिज्या से बनने वाले एरिया को, यानी दो त्रिज्या से बने वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। अगर त्रिज्या से बना हुआ तो यह आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड, ठीक है, त्रिज्या खंड होता है। और यहाँ आपको पता होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसको याद कर लीजिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। कारण तो देखिए यहाँ पर पूरे आपको ये एक वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। और थीटा का मतलब क्या होता है, आपका कोण होता है। तो दो त्रिज्या के बीच में जब दो त्रिज्या से बना हुआ ये आकृति है तो इसके अंदर कोण भी तो बना होगा, यह भी होगा, कुछ भी हो, थीटा का 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी हो वहाँ दिया, वो थीटा हो गया। और ये आपका त्रिज्या इधर से और ये इधर से, इसका क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये आपका त्रिज्या से बना हुआ एरिया हो गया। तो त्रिज्या से बने हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। अब इसमें देखिए दो गो त्रिज्या खंड है, ये आपका क्या होगा, लघु त्रिज्या खंड होगा। ये वाला एरिया जो होगा लघु त्रिज्या खंड होगा। तो इसका भी वही फार्मूला होता है, जब जो पीछे वाला जो बैक में ये जो एरिया बिछा रहा है, यह भी आपका क्या त्रिज्या से ही ना बना हुआ, ये त्रिज्या इधर से ले लीजिए और एक त्रिज्या इधर से, इससे भी तो त्रिज्या खंड बना, उसका भी फार्मूला वही होता है। लेकिन थीटा में क्या होगा, अगर ये 40 डिग्री है तो उधर अगर मान के चलिए इसको 60 डिग्री तो उधर कितना होगा, 360 में से ये घटा दीजिए 300 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यानी ये जो बचा हुआ है इसको लघु में डाल देंगे, छोटा वाला लघु चल गया, बड़ा वाला दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो आपके त्रिज्या खंड से बना त्रिज्या खंड हुआ। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे हम देखते हैं। अब बात आती है आपकी त्रिज्या खंड देख ही लिए। त्रिज्या खंड से जुड़ते हैं, थोड़ा चाप एक आता है, चाप को भी देख लेते हैं। चाप होता कौन सी है, तो देखिए ये केंद्र से दो त्रिज्या, ये त्रिज्या खंड बना दिया। अब त्रिज्या खंड में ये आपको थीटा हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से अगर मान के चलिए कोई बिंदु ए है और ये बी है, तो यहाँ से और यहाँ तक की ये जो लंबाई दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। चाप की आकृति ऐसे होती है, इसको हम लोग चाप बोलते हैं, ठीक है। तो इससे चाप का क्षेत्रफल नहीं होता बल्कि लंबाई होता है, यानी चाप की लंबाई पूछता है। चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, तो देखिए चाप कहाँ पर बना हुआ, परिधि के ऊपर। तो परिधि के ऊपर तो वही ले लीजिए 2 पाई आर थीटा बटे 360। देख लीजिए ध्यान से, अगर त्रिज्या से बना हुआ त्रिज्या खंड है, त्रिज्या से बना हुआ त्रिज्या खंड, क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल का मतलब वृत्तीय क्षेत्रफल से पाई आर स्क्वायर और उसमें थीटा बटे 360 लगा देंगे। उसी तरह इसमें जब आप चाप की लंबाई है तो चाप की लंबाई बना हुआ परिधि के ऊपर, तो परिधि वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये आपको परिधि हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया चाप की लंबाई, चाप वृत्त की आपको बता दिया। वृत्त को पूरे 3 डिग्री का कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का वो दिखा दिया। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिखा दिया, चाप की लंबाई हो गया। उसके बाद आते हैं जीवा भी आपको दिखाएं। अब देखिए जीवा द्वारा क्या होता है, थोड़ा वृत्त खंड बनता है, ठीक है। वृत्त खंड बनाया जाता है, जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक जीवा खींच दें, ठीक है। तो जीवा खींच दिए तो मतलब ये कुछ एरिया बना, कुछ जगह ये छेका, तो ये कुछ जगह छेका हुआ, तो इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वृत्त खंड, ठीक है। तो वृत्त खंड यानी वृत्त का छोटा वाला भाग को हम लोग वृत्त खंड कहते हैं। इतना ही नहीं, पीछे भी बनेगा, अगर यहाँ से करते हैं तो ये क्या होगा, वृत्त खंड इसको कहेंगे, ठीक है। ये आपका वृत्त खंड होता है। तो सेम देखिए वृत्त खंड का फॉर्मूला उधर से निकालते हैं हम लोग, त्रिज्या खंड से, उसमें
अगर इतना ही क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या करेंगे, त्रिज्याखंड निकालेंगे, त्रिज्याखंड निकाल के त्रिभुज से क्षेत्रफल को घटा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, निकल जाता है वृत्तखंड। तो हमारे में से ही आपको लग रहा होगा कि त्रिभुज इतना, ये आपको वृत्त इतना बड़ी हम समझा दिए, समझ गए होंगे। फिर आते हैं थोड़ा सा 2 पॉइंट और इसमें आपको समझा देते हैं, देखिए आगे समझते रहिए, ठीक है। अब देखिए वृत्त पाता है स्पर्श रेखा, ठीक है, ये वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र हो गया। स्पर्श रेखा होता है यानी कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर टच करके चली जाती है, ठीक है, कोई रेखा एक बिंदु पर उसको कहीं एक जगह टच करके चली जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ये आपकी क्या है, स्पर्श रेखा, इसको टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, एक जगह स्पर्श किया इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्पर्श रेखा। लेकिन अगर ये ऐसे निकल गया का मतलब कि आपको क्या हुआ, एक जगह यहाँ टच किया है तो दूसरा जगह यहाँ टच किया, तो आपका ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, ये प्रतिच्छेदी यानी इसको प्रतिच्छेद किया हुआ। अब देखिए रेखा की बात है तो दोनों बगल एरो होना चाहिए, तब ये रेखा होता है, दोनों बगल जा रहा है। तो यहाँ भी आपको क्या है, स्पर्श रेखा होता है। उसके बाद देखिए अब जहाँ जिस बिंदु पर यह स्पर्श किया है, यहाँ स्पर्श किया है, इसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया, या स्पर्श रेखा हो गया, और वो आपका प्रतिच्छेदी रेखा, ये छेदक बिंदु हो जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा को छेदक रेखा भी बोलते हैं, इसलिए इसको छेदक बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी उम्मीद से लग रहा है कि आपको इतना सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी इससे संबंधित कुछ सवाल को भी हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो इतना आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और ये फार्मूला जो भी आपके सामने प्रदर्शित किया गया है उसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय।